सीरिया के दमिश्क में आईडीएफ की बमबारी हुई है। एयर स्ट्राइक में पीआईजे की लीडरशिप को खत्म किया गया। पीआईजे के नेता सईद अल मनावी की मौत हो गई। हमले में पीआईजे नेता अबू ईशा भी मारे गए। पीआईजे नेताओं ने की है मौत की पुष्टि। इजरायली सेना के ऑपरेशन का दायरा अब बहुत बढ़ गया है। इजरायली सेना अब न सिर्फ लेबनान को दहला रही है बल्कि सीरिया में भी जबरदस्त हमले कर रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत और सीरिया की राजधानी दमिश्क में लगातार बमबारी हो रही है। इजरायल लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस कर रही है। सवाल यही है कि इजरायल ने दो देशों में अचानक हमले तेज क्यों कर दिए हैं? नेतन्याहू और उनकी सेना का लक्ष्य क्या है? इजराइल के सैन्य अभियान का दायरा बढ़ गया है। नेतन्याहू की सेना लेबनान के साथ साथ सीरिया को भी दहला रही है। इजरायली एयरफोर्स लेबनान में 100 घंटे से नॉनस्टॉप बमबारी कर रही है। तो लेबनान से लगती सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त धमाके किए जा रहे हैं। इजरायल की बमबारी से सीरिया की राजधानी दमिश्क भी दहल रही है। सबसे पहले हम आपको विनाश की वो आग दिखाते हैं जिसमें लेबनान की धरती पूरी तरह से जल रही है। इजरायली एयरफोर्स लेबनान की राजधानी बेरूत में हर 2 घंटे बाद हमले कर रही है। सबसे ज्यादा हमले बेरूत के दाहिया में हो रहे हैं। दाहिया में इजरायल ने एक के बाद एक 4 राउंड बमबारी की। इजरायल की बमबारी से दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतें धराशायी हो गईं। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी भस्म हो गया। दाहिया में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी मलबे में बदल दिया। इजरायल के मिसाइल वर्षा से बेरूत के शमा इलाके में भी जबरदस्त तबाही हुई है। बेरूत के तायोने इलाके में भी इजरायल ने एक इमारत को समतल कर दिया। इजरायली एयरफोर्स अब बेरूत में इस तरह से पिन पॉइंट अटैक कर रही है। इजरायल के हमले में वही इमारत ध्वस्त हो रही है जिसे आईडीएफ टारगेट कर रही है। रिहायशी इलाके में इजरायल की मिसाइल इस तरह से आकर टारगेट को हिट करती है और पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो जा रही है। दक्षिणी लेबनान के दायरे में इजरायल ने एक के बाद एक 4 धमाके किए। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इजरायल लेबनान में 48 घंटे के अंदर 1000 टन बारूद बरसा चुका है। 24 घंटे के अंदर इजरायल के नॉन स्टॉप हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग मलबे में दबे हुए हैं।
लेबनान की तरह ही इजरायली सेना सीरिया में भी जबरदस्त विस्फोट कर रही है। इजरायली सेना लेबनान से लगते सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त हमले कर पुल और रोड को तबाह कर रही है। ये वो पुल और रोड हैं जिनके जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई होते थे। इतना ही नहीं, इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी ध्वस्त कर दिया। लेबनान से लेकर सीरिया तक इजराइल हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुट गया है, इसीलिए उसके ऑपरेशन का दायरा बढ़ गया है। दरअसल इजराइल की कोशिश है कि लेबनान इजराइल की शर्तों पर सरेंडर को तैयार हो जाए, लेकिन इजराइल की शर्तें ऐसी है जिसे लेबनान के लिए मानना मुश्किल है। लेबनान के सामने युद्ध विराम के लिए इजराइल जो शर्त रखने वाला है वो इस तरह है। इजराइल चाहता है कि यूएन चार्टर 1701 के तहत परमानेंट युद्ध विराम हो। लेबनान में लितानी नदी तक के इलाके पर इजराइल या अमेरिका का कंट्रोल हो। सीरिया से लगती लेबनान सीमा पर इजराइल चेक पॉइंट बनाना चाहता है। लेबनान के चारों ओर एक बफर जोन बनाने की भी शर्त रखी जा सकती है। इस बफर जोन में नेतन्याहू इजरायली सेना का नियंत्रण चाहते हैं। इजराइल चाहता है कि उसे लेबनान में कभी भी और कहीं भी हमले का अधिकार मिले। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल लेबनान से किसी को भी गिरफ्तार कर इजराइल ले जाने का अधिकार चाहता है। हालांकि लेबनान इजराइल की ये शर्तें स्वीकार करेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम है। इजराइल ट्रंप के भरोसे अपनी ये शर्तें लेबनान से मनवाने की तैयारी में है। दूसरी ओर इजराइल की इन शर्तों के खिलाफ ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने मोर्चा खोल दिया है। खमनेई के विशेष दूत अली लारजनी सीरिया और लेबनान के दौरे पर हैं, जहां वो एक तरफ कूटनीतिक शर्तों का मसौदा बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह समेत दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं। अब हिजबुल्लाह की तैयारी इजराइल में फिदाइन लड़ाकों को दाखिल कराने की है। इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन फिदाइन हमलावरों के भरोसे इजराइल के अंदर बड़े ऑपरेशन की साजिश रची जा रही है। दरअसल ईरान ने इजराइल में बड़ी संख्या में अपने जासूस बना रखे हैं। ईरानी गतिविधियों का जो दल लेबनान पहुंचा है, वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल में एंट्री दिलाने के लिए इन जासूसों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल को इस षड्यंत्र की भनक लग चुकी है। इसलिए उसने अंडरकवर ऑपरेशन को फेल करने वाली अपनी ड्यूक डेवन यूनिट को एक्टिव कर दिया है। ड्यूक डेवन यूनिट के कमांडो को इजराइल में फिदाइन हमलों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। उधर हिजबुल्लाह जबरदस्त हमला कर इजरायली सेना को उलझा रहा है, ताकि हमलों के पीछे वो इजराइल में आत्मघाती हमलावरों को दाखिल करवा सके। हिजबुल्लाह के हमले 48 घंटे से बहुत तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। हमले में आईडीएफ के किरियाह बेस को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा बेस को भी टारगेट किया। हमले में इजराइल के कई सैनिक घायल हो गए। नहारिया में रॉकेट हमलों की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रमीम में आईडीएफ के हेडक्वार्टर के पास कई धमाके किए। हालांकि हेडक्वार्टर को नुकसान नहीं पहुंचा। जाहिर है इजराइल और हिजबुल्लाह अपने अपने प्लान के तहत हमले कर रहे हैं, जिससे जंग की आग बहुत खतरनाक हो गई है। इस युद्ध का परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर एक और हमला हुआ है। किसारिया में नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला किया गया। घर के आंगन में 2 फायर भी हुए हैं। हमले के वक्त घर में नहीं थे नेतन्याहू। जांच में जुटी पुलिस और खुफिया एजेंसी शिन बेट। नेतन्याहू के घर पर लगातार हमलों से बढ़ी इजरायल की चिंता। छब्बीस अक्टूबर को इजरायल का ईरान पर हमला हुआ। इस हमले के होने वाली तबाही को लेकर ईरान से बहुत अधिक जानकारी नहीं आई। अब सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इजरायली हमले में ईरान का एक एटमी रिसर्च सेंटर भी तबाह कर दिया गया था। अब ईरान इजरायल से इंतकाम लेने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान इस बार इराक और सीरिया के रास्ते इजरायल पर भारी हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 2 प्रॉमिस 3 की तैयारी पूरी हो चुकी है और ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश में है ताकि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत हो सके। दुनिया ने 2 प्रॉमिस 1 देखा। ईरान की मिसाइल और ड्रोन के तूफान को देखा। उसके कुछ दिन बाद ही इजरायल पर ईरान से फिर मिसाइलों की बरसात हुई। ईरान ने इसे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 का नाम दिया। अब उससे भी बड़ी तैयारी है, उससे भी बड़ी तबाही हो सकती है। टू प्रॉमिस 1 में ईरान ने इजरायल को अपनी ताकत दिखाई थी। 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से शक्ति प्रदर्शन हुआ था। लेकिन इसके बाद 2 प्रॉमिस 2 में इजरायल के कई अहम ठिकानों को टारगेट करके हमले किए गए थे। अब सवाल है कि क्या 2 प्रॉमिस 3 में ईरान अपनी सीक्रेट एटमी ताकत दिखाकर दुनिया को चेतावनी देने जा रहा है। ईरान की जैसी तैयारी, जैसा प्लान है, वैसे ही इंतकाम हुआ तो इजरायल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इजरायल के 100 विमानों से हमले का बदला लेने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का प्लान 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का है। अमेरिकी एजेंसियों ने ही खुलासा किया है कि ईरान के गुस्से की एक खास वजह है। दावा इन सैटेलाइट तस्वीरों से किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को इजरायल के हवाई हमले में ईरान का एक सीक्रेट एटमी सेंटर तबाह हो गया। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से दावा है कि जिन इमारतों में एटमी कार्यक्रम पर रिसर्च होती थी, जहां एटमी हथियार बनाए जाते थे, वो नष्ट कर दिए गए। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सर की ताजा तस्वीरों से साफ हुआ है कि अक्टूबर में इजरायल ने ईरान में जो ऑपरेशन चलाया था, उसमें ईरानी न्यूक्लियर सेंटर को भी निशाना बनाया गया था। ईरान इसके बाद से ही क्रोधित है और वो बदले की तैयारी में जुटा हुआ था। ईरान सिर्फ हमले के लिए हथियारों से तैयारी नहीं कर रहा, ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने में जुटा है। मुस्लिम देशों से बार बार एक होने की अपील की जा रही है। हमले से पहले धमकियों का दौर शुरू हो गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने भी मुस्लिम देशों से एक होकर इजरायल को जवाब देने की अपील की है। हम अंत तक आपसे लड़ेंगे और आपको मुसलमानों के भाग्य पर हावी नहीं होने देंगे। हम बदला लेंगे, इसके लिए इंतजार करें। सिर्फ इजरायल नहीं बल्कि ईरान अब अमेरिका से इंतकाम की तैयारी में है। इजरायल अमेरिका के खिलाफ ईरान से अब इस्लामिक सेना बनाने की अपील की जा रही है। नेटो की तरह ही ईरान ने मुस्लिम देशों की सेना मिलाकर एक नई फौज बनाने की कोशिश शुरू कर दी है।
इस्लामिक देशों को एक बड़ी इस्लामी सेना बनानी चाहिए और अमेरिका की साजिशों के सामने खड़ा होना चाहिए। और अगर हर देश इस सेना को केवल एक ब्रिगेड देता है तो इस सेना के गठन के साथ ही दुश्मन पीछे हट जाएगा। ईरान ने इजराइल के हमले से बचने के लिए अपने तेल ठिकानों को खाली कराया था, लेकिन यह पहले ही तय था कि अगर एटमी सेंटर पर हमले किए गए तो ईरान इजराइल के तमाम बड़े सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों को भस्म कर देगा। छब्बीस अक्टूबर को ईरान में इजराइल के हमले के दौरान क्या हुआ, ये आपको बताते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 26 अक्टूबर को इजरायली फाइटर जेट के टारगेट पर तेहरान के करीब एक खास इलाका था। यहाँ इजरायली फाइटर जेट से ईरान के पारचीन सैन्य कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इजरायली फाइटर जेट ने जिस सैन्य परिसर पर हमला किया वहाँ ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी भी थी। इजरायल के हमले में तालिगन 2 नाम का एटमी ठिकाना नष्ट हो गया। इजरायल के इस हमले की वजह से एटमी मिशन के कई उपकरण भी नष्ट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक विस्फोटक की मशीन नष्ट हो गई। इसी परिसर में यूरेनियम को घेरने वाला उपकरण बनाया जाता था जो अब नहीं बन सकता। ईरान ने युद्ध छिड़ने से पहले अपने नूर 4 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। ईरान का नूर 3 पहले ही धरती के ऊपर मौजूद है, जो 5 मीटर इमेजिंग रेजोल्यूशन की तस्वीरें भेज रहा है। अमेरिका ने भी ईरान के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। नवंबर की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में B-52 बॉम्बर भेजे गए थे। अब ये बॉम्बर बार बार उड़ान भरकर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए समंदर में बड़ी तैयारी की है। मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन तैनात है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कई डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। मिसाइलों को नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस के साथ कई डिस्ट्रॉयर चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के MQ-4C ड्रोन भी मिडिल ईस्ट पर नजर रख रहे हैं। इस ड्रोन से लेबनान, सीरिया और गाजा पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरकर निगरानी कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने इस बार हमले के लिए अपनी कई नई लोकेशन बनाई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलें सीरिया और इराक में सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचा रहा है, जहां से इजराइल पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पर ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने माना है कि ईरानी मिसाइल तकनीक बहुत ताकतवर है। इससे मुकाबले के लिए अमेरिका इजराइल को नए सिरे से सोचना होगा। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यमन में जिस तरह की मिसाइलें मौजूद हैं, वो इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 से निपटने के लिए अमेरिका ने इजराइल को नए एयर डिफेंस से लैस किया है, ताकि मिसाइलों से होने वाली तबाही टाली जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेरूत में कुछ देर पहले भीषण बमबारी हुई और आईडीएफ ने बेरूत में 2 राउंड हमले किए। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो देखिए, हिजबुल्लाह का ठिकाना बेरूत में बताया जा रहा है, जहां पर हमला हुआ है। और बेरूत में कुछ देर पहले भीषण बमबारी की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पूरा वीडियो देखिए। आईडीएफ ने बेरूत में 2 राउंड हमले किए हैं। पुतिन यूक्रेन के सरेंडर के लिए नया प्लान बना चुके हैं। इसके लिए पुतिन अब ब्लैक सी पर फोकस कर रहे हैं। रूस को इस बात का एहसास है कि अगर ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन की सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया जाए तो जेलेंस्की की ताकत आधी हो जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। यूक्रेन भी पुतिन के खतरनाक इरादे को भयंकर ब्लैक सी में बड़े हमले भाप कर रहा है। और लेकिन पुतिन ने ब्लैक सी पर कब्जे के लिए जो नया ब्लूप्रिंट बनाया है वो कहीं ज्यादा घातक है। ब्लैक सी में युद्ध का सबसे खौफनाक फेज शुरू हो गया है। ब्लैक सी पर रूस ने एक बार फिर पूरी तरह से कब्जे की तैयारी कर ली है। पुतिन ब्लैक सी में नेटो का गढ़ नहीं बनने देना चाहते हैं, इसलिए रूस ब्लैक सी की घेराबंदी करके यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी घुटनों पर लाना चाहता है।
दूसरी ओर यूक्रेन ब्लैक सी में लगातार रूस को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में उस बंदरगाह पर बमबारी की जहां रूस ने अपनी फ्लीट को मूव किया है। रूस को नोवरोसिस्क बंदरगाह को यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने ये ड्रोन हमले उन आशंकाओं के बाद किए जिसमें यह कहा जा रहा है कि रूस ब्लैक सी में अपने इस बंदरगाह में अपने बेड़े को बढ़ाकर यूक्रेन की नई सिरे से घेराबंदी कर रहा है। कुछ दिन पहले भी रूसी बंदरगाह के तेल डिपो पर ज़ेलेंस्की की सेना ने हमला किया था, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ था। नोवरोसिस्क बंदरगाह पर यूक्रेन ने 2 ड्रोन अटैक किए। ड्रोन अटैक में 35 धमाके सुने गए। धमाकों के बाद इस इलाके में यातायात ठप हो गया। ब्लैक सी में नेटो की ताकत के दम पर यूक्रेन और ज्यादा ड्रोन अटैक ना कर सके, इसके लिए अब काला सागर में रूस ने माइंस और मिसाइलों का जखीरा उतार दिया है। ब्लैक सी में बहुत सारी माइंस हैं। यूक्रेन की नौसेना का मानना है कि ब्लैक सी में 400 माइंस को क्लियर करने में यूक्रेन को 5 साल लग जाएंगे। कुछ दिन पहले तुर्की, रोमानिया और बुल्गारिया ने काला सागर में डीमाइनिंग का अभियान शुरू किया था ताकि नेटो से यूक्रेन को खाद्यान्न की सप्लाई आसानी से हो सके। लेकिन समुद्र की माइंस जमीन की तुलना में काफी जटिल होती हैं। उधर रूसी सेना ब्लैक सी में तैनात अपनी कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले करने को तैयार है। रूस ब्लैक सी में तैनात अपने युद्धपोत से यूक्रेन पर 90 कैलिबर क्रूज मिसाइलों को एक साथ दाग सकता है। रूस की कैलिबर मिसाइलें ले जाने वाली पनडुब्बियां हर समय काला सागर में मौजूद रहती हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले रूस ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों से 28 कैलिबर मिसाइलें लॉन्च की थी। रूस आमतौर पर TU-95, TU-22 और TU-160 बम वर्षकों के जरिए कैलिबर मिसाइलें दागता है, जिससे दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यूक्रेन को डर है कि रूस एक बार फिर ब्लैक सी से उसके इलाकों पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। और इजराइल के हाइफा में हिज्ब का हमला हुआ है। बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने हाइफा में 10 रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने सभी रॉकेट को तबाह किया। वहीं इजराइल के हमलों को रोकने के लिए ईरान ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें 7 फ्रंट से इजराइल पर हमले की तैयारी है। इसके लिए 7 ईरानी समर्थित संगठनों को एकजुट किया है और इस हमले की कमान IRGC को सौंपी गई है। इसके अलावा ईरान और रूस से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। मोसाद को ईरान के खुफिया प्लान की भनक लग चुकी है। अब इजराइल ने सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए अमेरिका से डिफेंस सिस्टम मंगाए हैं। यानी अरब में युद्ध का सबसे भीषण दौर शुरू हो सकता है, जिसमें इजराइल को एक साथ ईरान समर्थित 7 संगठनों से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। इस युद्ध का एपिसेंटर सीरिया बनने जा रहा है, क्योंकि वहां ईरानी प्रॉक्सी से जुड़े लड़ाके हजारों की संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं। लेबनान के बाद सीरिया सुलग रहा है, क्योंकि इजराइल सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने जैसे ही हमले का पैटर्न बदला, वैसे ही मोसाद एक्टिव हो गया और उसने नए ब्लूप्रिंट की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मोसाद ने जो इनपुट IDF को दिया है, उसके मुताबिक अब अरब में सीरिया वॉर का एपिसेंटर बन चुका है। ईरानी प्रॉक्सी लड़ाके सीरिया पहुंच रहे हैं, अलग अलग गुटों में मिलिट्री बेस बना लिए हैं। यानी अब सीरिया से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है, जिसमें कताइब हिजबुल्लाह को कमान सौंपी गई है और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के भी तेवर आक्रामक हो गए। ये सभी मिलकर हिजबुल्लाह की मदद के लिए तैयार हैं। यानी अब इजराइल पर कई फ्रंट से हमले किए जा रहे हैं, जिसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को मिसाइलें सप्लाई की जा रही हैं।
हमास से लड़ाके इजराइल में फिर से घुसने की तैयारी में है, जबकि हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर पर फिर से बेस बना लिए हैं, जबकि सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस हमले के लिए एकदम तैयार हैं। इसी दौरान गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह और सीरिया दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, जिससे वहां भीषण युद्ध छिड़ गया है। लेकिन इजराइल के लिए संकट सिर्फ इतना भर नहीं है। लाल सागर में हूती बड़ा सिरदर्द बन चुका है, जो यमन से लगातार टास्क फोर्स और कारोबारी जहाजों पर हमले कर रहा है। हूती ने अब्राहम लिंकन समेत अमेरिका के 5 युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अमेरिका पलटवार में हमले नहीं कर पाया है, क्योंकि उससे खतरा है कि कहीं इजराइल पर बड़ा हमला न हो जाए। इसलिए उसने अपने युद्धपोत भूमध्य सागर में लगा दिए हैं। खमनई के ऐलान पर सारे प्रॉक्सी एकजुट हो चुके हैं और सेंटर पॉइंट सीरिया को बनाया है। IRGC कमांडर इस्माइल कानी भी सीरिया में मौजूद है, जिन्हें इजराइल पर स्पेशल ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया है। वो लगातार प्रॉक्सी गुटों में लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं और उन्हें ट्रेनिंग के लिए ईरान भेज रहे हैं। जबकि हथियार का इंतजाम ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया से किया जा रहा है। यहां से बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप सीरिया पहुंचाई जा रही है। मोसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस नए ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है, जिससे IDF ने गोलन हाइट्स पर ज्यादा सैनिकों की तैनाती की है, जबकि इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल में तबाही के टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जहां सीरिया से मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। पहला टारगेट है हाइफा पोर्ट, जो भूमध्य सागर के पास पड़ता है। इसी पोर्ट के जरिए तेल और दूसरा जरूरी सामान इजराइल पहुंचता है। दूसरा टारगेट इजराइल का अशदोद पोर्ट है, जहां हिजबुल्लाह मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा तीसरा टारगेट हादेरा पावर स्टेशन है, जिससे तेल अवीव के अलावा इजराइल के मिलिट्री बेस तक पावर सप्लाई होती है। चौथा टारगेट रगात डेविड एयर बेस है, जहां फाइटर जेट की तैनाती है। पांचवा टारगेट पेंगरियन एयरपोर्ट है, इस जगह से इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होती है। जबकि छठा टारगेट नेवातीम बेस को बनाया जाता है, जिससे वहां रखे हाईटेक हथियारों को तबाह किया जा सके। सातवां टारगेट इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर है। सोचिए, अगर वहां मिसाइल गिरी तो कितनी भारी तबाही हो सकती है। पिछले 48 घंटे से इजराइल सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें दमिश्क के आसपास मौजूद हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जिसमें हिजबुल्लाह कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस सेंटर और हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम ध्वस्त कर दिया। इन्हीं जगहों से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी थी। इजराइल ने हमले में 15 लड़ाके मारने का दावा किया है। दरअसल इजराइल ने पलटवार इसलिए किया क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ मिलाकर इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस इजराइल पर हमले कर रहे थे। ये इलात पर ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो है। ड्रोन हमले से इलाक में सायरन बजने लगे। IDF ने दावा किया है कि सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि हिजबुल्लाह ने हमले से भारी तबाही का दावा किया है। एक तरफ हिजबुल्लाह ने हमले किए, दूसरी तरफ हूती ने लाल सागर में कोहराम मचाया, जिसके कुछ घंटे बाद यमन में हूती ने रैली निकाली और अमेरिका के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल खमनई ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उसका पैटर्न है कि पहले हमला करो, फिर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जिससे अगर ईरानी प्रॉक्सी पर हमला होता है
तो इस्लामिक देशों को एकजुट किया जा सके। हमलों के लिए IRGC ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली है, जो सारे प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करके एक साथ कई फ्रंट से हमला कर रहा है। यही वजह है कि सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ गए हैं। उधर इजराइल ने कई ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, जबकि अमेरिका से NASAMS और पैट्रियट की बड़ी खेप मांगी है। पिछले कुछ वक्त में ईरानी प्रॉक्सी के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है, जिसमें प्रॉक्सी न सिर्फ रॉकेट बल्कि मिसाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमला ठीक वैसा ही हो सकता है जैसे ईरान ने इजराइल को दहलाया था। मोसाद का इनपुट है कि ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों को मिसाइल की बड़ी खेप सप्लाई कर दी है, जिसमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 1 और शहाब 2 के अलावा फतेह 110 और फतेह 313 शामिल है। इसके अलावा जिहाद, जुल्फिकार, इमाद, गदर के साथ सेजिल और रेजवान है, जबकि क्रूज मिसाइल में या अली, पावे, नूर, हैदर और आसिफ है। ईरान ने फतेह मिसाइल की एक खेप कताइब हिजबुल्लाह को भेजी है, जो इराक से सीरिया होते हुए लेबनान हिजबुल्लाह ठिकानों पर पहुंचाई जा रही है। हूती को ईरान से एंटी शिप मिसाइलें दी गई हैं, जिससे टास्क फोर्स और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल के एकर में भी कई धमाके हुए हैं। इजरायली बेस के पास कई विस्फोट हुए हैं। हिजब के हमले से बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए, हिजबुल्लाह की ओर से हमला किया गया था, जिसमें कई बेसेस को टारगेट करके अटैक किया गया था, और इजरायली बेस के पास एक के बाद एक कई विस्फोट हुए हैं हिजबुल्लाह की ओर से। अमेरिकी एजेंसियों ने खुलासा किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप को मारने की साजिश रची गई थी। ये साजिश ईरान ने तैयार की थी और हमलावर ट्रंप के पीछे लग चुके थे। अमेरिकी सरकार ने इस जानकारी के बाद ईरान को चेतावनी दी थी। अब ईरान ने अमेरिका से तनाव खत्म करने के लिए संदेश भेजा है और सफाई दी है कि ट्रंप की हत्या ईरान का मकसद नहीं है। ईरान कभी भी ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। याद है वो दिन जब बाल बाल बच गए थे ट्रंप? 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी। हमलावर मारा गया था, लेकिन खतरा फिर भी नहीं टला, क्योंकि अमेरिका से बहुत दूर एक देश में रची जा रही थी ट्रंप की हत्या की साजिश। वो देश था ईरान। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि ट्रंप को मारने की प्लानिंग ईरान में की जा रही थी। FBI ने फरहाद शकेरी, कार्लिस्ले रिवेरा और जोनाथन लोडहोल्ट के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मैनहट्टन की संघीय अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि IRGC ने फरहाद शकेरी को ट्रंप को मारने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए उसे $5 लाख की पेशकश की गई थी। इजराइल की मदद तो बाइडेन सरकार कर रही है, लेकिन ईरान ट्रंप से इंतकाम लेना चाहता था। इसकी वजह है जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। ईरान ट्रंप से कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए कई बरसों से रणनीति तैयार कर रहा है। दावा है कि अब चुनाव प्रचार के दौरान ईरान के पास हमला करवाने का बहुत बड़ा मौका था, लेकिन अब ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं और ईरान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से अमेरिका तक संदेश भेजा गया है, जिसमें कहा गया है ईरान का ट्रंप की हत्या करवाने का कोई इरादा नहीं है। अक्टूबर में ईरान ने बिचौलिए से वॉशिंगटन संदेश भेजा था। ईरान ट्रंप से बदला नहीं लेना चाहता। सुलेमानी पर कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप की हत्या की कोशिश लगातार जारी थी और FBI की सतर्कता की वजह से प्लान कामयाब नहीं हो सका। FBI ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई और आरोपियों के ठिकाने तक पहुंच गई।
विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका से तनाव कम करने में जुट गया है। ईरान से अमेरिका के लिए भविष्य में कई और सकारात्मक संदेश आ सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान और मिडिल ईस्ट को लेकर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। पिछली बार की तरह इस कार्यकाल में भी ईरान ट्रंप की प्राथमिकता रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब उस चरण में है जहां विनाश या शांति ही दो विकल्प बचे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस समय इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को नहीं अपनाया गया है, बल्कि दोनों ही विकल्प अपनाए जा रहे हैं। रणभूमि पर रूस की रणनीति एक्शन वाली है तो यूक्रेन की रणनीति जवाबी कार्रवाई वाली है। महाशक्तियों के टकराव का ये वो केंद्र है जो सीरिया के बाद दूसरे लंबे युद्ध का केंद्र बन गया है। लेकिन सीरिया के मुकाबले युद्ध के रिकॉर्ड सालों की संख्या कम होते हुए भी ये वो क्षेत्र है जहां तबाही ने सीरिया को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन क्या ये हो पाएगा या फिर इस तबाही में खलल पड़ेगा? प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव के बाद अचानक युद्ध क्षेत्र में बदलाव महसूस होने लगा है। जो अमेरिका यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच खुले तौर पर ज़ेलेंस्की के मुखौटे के पीछे लड़ रहा है, वो अब ज़ेलेंस्की को ही डराने लगा है। बदल गए समीकरण, यूक्रेन युद्ध में नया चरण। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन में जारी युद्ध का ये नया चरण है और इस नए चरण की मुनादी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ हो गई थी। इसलिए यूक्रेन की जमीन पर अब जो भी हो रहा है वो बदले हुए समीकरणों का नतीजा है, जिसके मायने भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस रणभूमि के समीकरण को गढ़ने वाली रणनीति समझ लीजिए। नंबर 1, अमेरिका और ईरान में तल्खी। नंबर 2, ईरान और रूस के मजबूत संबंध। नंबर 3, ट्रंप की जीत से ईरान को भविष्य का डर। नंबर 4, ज़ेलेंस्की के रवैये पर ट्रंप की नाराजगी। और नंबर 5, अतीत में नेटो पर ट्रंप का रुख। नतीजतन युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। इसलिए भविष्य के अनुमान में जो दिख रहा है वो रणभूमि में तब्दील यूक्रेन और उसके सहयोगी नेटो समेत पूरे यूरोप के लिए संकट का माहौल है, जिसके प्रमाण वो गुप्त जानकारी है जो सार्वजनिक है, फिर भी उस पर दावे तो नहीं किए जा सकते। इसलिए हम आपको भी उस जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं। खबर यह है कि यूक्रेन ने इस समय जंग की रफ्तार बढ़ा दी है, तो वहीं यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा लेने ईरानी मिलिशिया ने मोर्चा संभाल लिया है और युद्ध से बुरी तरह प्रभावित यूरोप ने अब जंग के अंत की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अब ये जानकारी बदले समीकरणों के पैमाने पर क्या सटीक बैठती है, इसे भी जान लीजिए, जिसमें शुरुआत युद्ध की गति से होती है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमले की गति 300% बढ़ा दी है। इन हमलों में रूस ने ड्रोन से हमले 44% तेज कर दिए हैं। वहीं पहले के मुकाबले रूस ने 73% बारूद का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है, जिसमें मुकाबले के लिए यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। लेकिन प्रश्न ये है कि युद्ध से प्रभावित जिस रूस ने उत्तर कोरिया से हथियार सप्लाई किए, जिस रूस ने अपने हथियारों के बजाय अपने पक्ष में खड़े मददगारों से ग्रे रूट पर सप्लाई हुए हथियारों को यूक्रेन में इस्तेमाल किया, वो रूस युद्ध की गति कैसे बढ़ा सकता है?